हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर स्टोरी। आज की जो स्टोरी है, दिस स्टोरी इज़ बेस्ड ऑन विशाखा वर्सेस स्टेट ऑफ राजस्थान। तो आज के इस वीडियो में हम पूरी विशाखा वर्सेस स्टेट ऑफ राजस्थान की जर्नी, उसकी पूरी स्टोरी स्टार्टिंग फ्रॉम हाउ द केस बिगेन विद भवरी देवी, और भवरी देवी से लेके विशाखा गाइडलाइंस से लेके पौष तक की जो पूरी जर्नी है उसको पूरे को हम आज के इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। दिस इज़ वन ऑफ अ वेरी लैंडमार्क जजमेंट्स फॉर प्रिवेंशन ऑफ सेक्सुअल हरासमेंट एक्ट ऑफ कोर्स एंड ऑल्सो फॉर कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, राइट। तो आज इस पूरे केस की प्लीज पार्डन मी स्टोरी को जानने की कोशिश करते हैं। जस्ट गिव मी अ स्मॉल सेकेंड। Okay, but before I move ahead, I think you already know the drill कि जाके सबके साथ इस वीडियो को शेयर करिए, लाइक करिए और सब्सक्राइब करिए। एंड ऑल्सो फॉर ऑल द पीपल हु आर विलिंग टू टेक एनी ऑफ आर कोर्स, LEACYT एक स्पेशल कूपन कोड है, ये यूज़ करके आप 10% डिस्काउंट अवेल कर सकते हैं ऑन ऑल आर वीडियोज़, उसके ऑन ऑल आर बैचेज़। उसके लिए toprankers.com पे विजिट करिए। 6363286363 पर कॉल भी कर सकते हैं टू इंक्वायर अबाउट आर कोर्सेज। ओके, तो चलिए लेट्स बिगिन विद द स्टोरी, लेट्स बिगिन विद द कहानी। तो कहानी कुछ ऐसी थी कि भवरी देवी एक सोशल वर्कर थी, गवर्नमेंट की पब्लिक सोशल वर्कर थी, ग्राउंड लेवल पर वर्क करती थी। इनका काम ये था टू प्रिवेंट चाइल्ड मैरिजेस इन राजस्थान, राइट। तो राजस्थान के एक गांव में एक चाइल्ड मैरिज हो रही है, वहाँ पर भवरी देवी पहुँचती हैं और भवरी देवी वहाँ पर उस चाइल्ड मैरिज को रोकने की कोशिश करती हैं। अब भवरी देवी जो हैं ये एक लोअर कास्ट से बिलोंग करती हैं और जो चाइल्ड मैरिज हो रही है वो अपर कास्ट के कुछ लोग हैं, उनके यहाँ पर वो चाइल्ड मैरिज हो रही है। एक छोटी सी बच्ची की शादी करवाई जा रही है, राइट। इस सिचुएशन में भवरी देवी वहाँ पहुँचती हैं और उस मैरिज को रोकने की कोशिश करती हैं। तो मैरिज को रोक तो नहीं पाती हैं, इंस्टेड उनके साथ उस फैमिली के 5 मेल मिलके दे रेप हर इन डे टाइम इन फ्रंट ऑफ हर हस्बैंड। उनके हस्बैंड के सामने ही उनका रेप होता है बाय दीज 5 मैन ऑफ दैट फैमिली। शी अप्रोचेज राजस्थान, मतलब द रेप केस इज़ फाइल्ड इन द ट्रायल कोर्ट अक्विट कर देता है 5 मेल्स को, कहते हुए कि बहुत सारे फ्लॉज हैं टेस्टिमनी में, एविडेंस कंक्लूसिवली प्रूव नहीं हो रहा है और ऐसे बहुत सारे ग्राउंड्स पे। इसकी अपील पहुंचती है राजस्थान हाई कोर्ट में। राजस्थान हाई कोर्ट में भी इसको जो अक्यूज्ड हैं उनको अक्विट कर दिया जाता है इस ग्राउंड पे कि अगर डे लाइट में रेप हो रहा है, तो डे लाइट में रेप हो रहा है तो कोई विटनेसेस क्यों नहीं है, कोई आई विटनेस क्यों नहीं है। अगर हस्बैंड के सामने रेप हो रहा है, इस एलिगेशन को वो एक्सेप्ट ही नहीं करना चाहते कि हस्बैंड के सामने कोई रेप कैसे कर सकता है। प्लस अगैन कि अपर कास्ट को बिलोंग करते हैं, वो बेटर कास्ट के हैं, जो एलिगेशन है फॉल्स एलिगेशंस लगाई गई हैं, इस तरीके के बहुत सारे, और FIR जो है बहुत डिलेड FIR फाइल हुई थी। इस तरीके के बहुत सारे ग्राउंड्स के बेसिस पे राजस्थान हाई कोर्ट भी इन 5 लोगों को अक्विट कर देता है। इन चीज़ों से आउटरेज होके बहुत सारे NGOs और बहुत सारे इंस्टीट्यूशंस जैसे कि साक्षी मिलके एक पेटिशन फाइल करते हैं सुप्रीम कोर्ट के पास अंडर द नेम ऑफ विशाखा। ये जो पेटिशन विशाखा के नाम पे फाइल करी जाती है, एक पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन होती है ऑन द ग्राउंड कि बिकॉज भवरी देवी वाज अ पब्लिक सर्वेंट, अ ग्राउंड लेवल पब्लिक सर्वेंट जो सोशल वर्कर की तरह एक्ट कर रही थी। तो इस चीज़ को चैलेंज किया जाता है कि जो सेक्सुअल हरासमेंट हो रहा है एट वर्क प्लेस वाइल विमेन आर परफॉर्मिंग देयर जॉब ड्यूटीज़, उस टाइम पे जो उनके साथ हरासमेंट हो रहा है उसके लिए कोई स्पेसिफिक लॉ होना चाहिए, कोई स्पेसिफिक एक्नॉलेजमेंट होना चाहिए उस चीज़ के लिए। और इस लॉ के एब्सेंस की वजह से विमेन की जो फंडामेंटल राइट्स हैं आर्टिकल 14, 15, 19, 1G एंड आर्टिकल 21 में, ये सब वायलेट हो रही हैं। इस बेसिस पे विशाखा के नाम से एक पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन सुप्रीम कोर्ट में लगाई गई। तो इस तरीके से स्टार्ट हुई विशाखा की कहानी। बट द कहानी के पीछे का जो मेन सोर्स था वो थी भवरी देवी। अब जब ये विशाखा का मैटर सुप्रीम कोर्ट में पहुंचा तो सुप्रीम कोर्ट ने 3 बेसिक इश्यूज फ्रेम करे। फर्स्ट इशू ये था कि क्या विमेन को अगर सेक्सुअल हरासमेंट वर्क प्लेस पे अगर विमेन को प्रोटेक्शन नहीं मिलता है, और अगर वर्क प्लेस पे विमेन के साथ सेक्सुअल हरासमेंट हो रहा है वाइल शी इज़ परफॉर्मिंग ड्यूटीज़ ऑफ हर ऑफिस, उस टाइम पर अगर उनके साथ सेक्सुअल हरासमेंट हो रहा है तो क्या ये
फंडामेंटल राइट्स को वायलेट करता है कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर। सेकेंड क्वेश्चन ये था कि जब तक एक प्रॉपर लॉ नहीं बन जाता, क्या तब तक CEDAW के बेसिस पे, इंटरनेशनल कन्वेंशंस लाइक CEDAW विच इज़ कन्वेंशन ऑन द एलिमिनेशन ऑफ ऑल फॉर्म्स ऑफ डिस्क्रिमिनेशन अगेंस्ट वुमेन, क्या CEDAW के बेसिस पे कुछ ऐसी गाइडलाइंस हैं जो स्टेट अडॉप्ट कर सकती है जब तक कोई प्रॉपर स्टैट्यूट या जब तक कोई प्रॉपर लॉ नहीं बन रहा। और थर्ड इशू ये था कि एम्प्लॉयर्स की क्या ऑब्लिगेशंस होनी चाहिए या इंस्टीट्यूशंस की क्या ऑब्लिगेशंस होनी चाहिए अगर किसी विमेन के साथ वर्क प्लेस पे सेक्सुअल हरासमेंट होता है तो। इन तीन इश्यूज़ के ऊपर पेटिशनर्स के ये आर्ग्यूमेंट्स थे। पेटिशनर्स ने कहा कि सेक्सुअल हरासमेंट जो है वो विमेन की कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स के डायरेक्ट वायलेशन में, क्योंकि वो विमेन की डिग्निटी को डायरेक्टली टारगेट करता है। आर्टिकल 21 के अंदर राइट टू लाइफ एंड लिबर्टी में डिग्निटी भी एक पार्ट फॉर्म करता है और इस वजह से आर्टिकल 21 का वायलेशन है। पेटिशनर्स का कहना था कि आर्टिकल 15 क्लॉज 3 में स्टेट एक प्रॉमिस करती है कि स्पेशल प्रोविजंस बनाएगी विमेन एंड चिल्ड्रन के प्रोटेक्शन के लिए और विमेन एंड चिल्ड्रन के एडवांसमेंट के लिए। तो उस बेसिस पे भी स्टेट की ये ड्यूटी है कि विमेन के प्रोटेक्शन के लिए स्पेशल प्रोविजंस बनाए। राइट टू इक्वालिटी के वायलेशन में है, क्योंकि अगर विमेन के साथ सेक्सुअल हरासमेंट एट वर्क प्लेस हो रहा है तो बहुत सारे लोग उनको जॉब नहीं करने देंगे, उनके करियर में हिंड्रेंस की तरह आ सकता है। और आर्टिकल 19(1)G के भी वायलेशन में है, क्योंकि उसकी जो राइट टू प्रैक्टिस ट्रेड, बिजनेस और प्रोफेशन है उसका भी वायलेशन हो रहा है बिकॉज ऑफ सेक्सुअल हरासमेंट एट वर्क प्लेस। इन्होंने एम्फेसाइज करा कि स्टेट का फेलियर हुआ है एडिक्वेट लेजिस्लेशन बनाने में और स्टेट का फेलियर है एडिक्वेट गाइडलाइंस अडॉप्ट करने में, जिसकी वजह से सेक्सुअल हरासमेंट एट वर्क प्लेस जैसी चीज़ें बहुत ज़्यादा कॉमन हो चुकी हैं। फिर इन्होंने कहा कि कुछ इंटरनेशनल नॉर्म्स के बेसिस पे एटलीस्ट हमें लेजिस्लेटिव वैक्यूम को टेम्पररीली फिल करना चाहिए जब तक कि हमारे पास एक प्रॉपर स्टैट्यूट नहीं आ जाता। यहाँ पर स्टेट ने रिस्पॉन्स में कुछ अगेंस्ट में नहीं बोला, बस स्टेट का एक ही एलिगेशन था कि क्या जजेस के पास लॉ मेकिंग पावर है, क्या जज प्रिवेंशन ऑफ सेक्सुअल हरासमेंट एक्ट बना सकते हैं। तो यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट ने ये बोला कि जजेस प्रिवेंशन ऑफ सेक्सुअल हरासमेंट एक्ट नहीं बना सकते, पर जजेस गाइडलाइंस ज़रूर दे सकते हैं। तो जजेस ने यहाँ पर एब्सेंस ऑफ डोमेस्टिक लॉ में, अगर डोमेस्टिक लॉ प्रेजेंट नहीं है तो इंटरनेशनल कन्वेंशन जैसे कि CEDAW के बेसिस पे रिलाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ पर विशाखा गाइडलाइंस इशू करी। तो यही है प्रिवेंशन ऑफ सेक्सुअल हरासमेंट गाइडलाइंस, जिनको विशाखा गाइडलाइंस भी कहा जाता है। और इन्हीं गाइडलाइंस के बेसिस पे बाद में प्रिवेंशन ऑफ सेक्सुअल हरासमेंट एक्ट बनाया गया। राइट टू लाइफ अंडर आर्टिकल 21 इंक्लूड करती है राइट टू लिव विथ डिग्निटी, और वर्क प्लेस हरासमेंट जो है वो राइट टू लिव विथ डिग्निटी को वायलेट करता है, ऐसा कहा गया। आर्टिकल 14 के कॉन्टेक्स्ट में और आर्टिकल 15 के कॉन्टेक्स्ट में भी कहा गया कि ये जो है ये विमेन की राइट टू इक्वालिटी को और नॉन डिस्क्रिमिनेशन ऑन द बेसिस ऑफ सेक्स को वायलेट कर रहा है और स्टेट की ड्यूटी है कि विमेन एंड चिल्ड्रन के प्रोटेक्शन के लिए स्पेशल लॉज बनाए जाएं। और साथ में आर्टिकल 19(1)G के ग्राउंड पे भी इसको अनकॉन्स्टिट्यूशनल कहा गया। अनकॉन्स्टिट्यूशनल क्या, ये कहा गया कि ये विमेन की फंडामेंटल राइट्स हर डोमेन पे वायलेट करता है और इसीलिए इस तरीके की किसी न किसी गाइडलाइंस की सख्त ज़रूरत है। जजमेंट में यही हुआ कि आर्टिकल 14, 15, 19(1)G एंड आर्टिकल 21 के हिसाब से ये गारंटी किया गया कि राइट टू प्रिवेंशन ऑफ सेक्सुअल हरासमेंट ऑफ विमेन एट वर्क प्लेस जो है ये विमेन की एक फंडामेंटल राइट है अंडर दीज आर्टिकल्स। एब्सेंस ऑफ स्पेसिफिक लेजिस्लेशन में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि पार्लियामेंट जब तक लॉ नहीं बनाएगा तब तक पॉश की ये जो गाइडलाइंस सुप्रीम कोर्ट दे रहा है ये गाइडलाइंस माननी पड़ेंगी। इसी बेसिस पे इन गाइडलाइंस को विशाखा गाइडलाइंस कहा गया। इन गाइडलाइंस में काफ़ी सारी चीज़ें बोली गई, जिनमें से कुछ मेजर पॉइंट्स ये हैं। सेक्सुअल हरासमेंट की डेफिनेशन दी गई कि अगर कोई अनवेलकम सेक्सुअली डिटरमाइंड बिहेवियर करता है, फिजिकल कॉन्टैक्ट करता है, सेक्सुअल फेवर्स मांगता है किसी विमेन से, पोर्नोग्राफी उसको शो करता है या किसी भी तरीके का वर्बल या नॉन वर्बल कंडक्ट अगर किसी विमेन के साथ करता है रिलेटेड टू सेक्सुअल फेवर्स और रिलेटेड और ऑफ अ सेक्सुअल काइंड, तो वो होगा सेक्सुअल हरासमेंट। ठीक, फिर प्रिवेंटिव स्टेप्स की बात करें कि एम्प्लॉयर्स की ड्यूटी है कि वो प्रिवेंट करेंगे हरासमेंट और एम्प्लॉयज़ को सेंसिटाइज करेंगे, उन्हें बताएंगे कि सेक्सुअल हरासमेंट क्या होता है और वर्क प्लेस पे विमेन की डिग्निटी को वैल्यू करना कितना ज़रूरी है। और नोटिफाई करेगी हर कंपनी और हर एम्प्लॉयर नोटिफाई करेगा रूल्स प्रोहिबिटिंग सेक्सुअल हरासमेंट। एक कंप्लेंट मैकेनिज्म स्टैब्लिश करा।
कि एक कंप्लेंट कमेटी बनाई जाएगी जिसमें जो चेयरपर्सन होगी वो एक विमेन होगी, एक एक्सटर्नल थर्ड पार्टी एनजीओ का मेंबर होगा जो विमेन राइट्स से रिलेटेड काम करता है, और फिर जो पॉश के अंदर कमेटी बनाई गई उसमें 2 एडिशनल मेंबर्स भी बनाए गए जो 3 सुपीरियर मेंबर्स होंगे या 3 सुपीरियर पर्सन्स होंगे ऑफ द कंपनी। उसमें सिर्फ 1 सुपीरियर फीमेल ऑफ द कंपनी को चेयरपर्सन बनाया जाएगा पॉश का, एंड देयर विल बी 2 अदर मेंबर्स, और एक एनजीओ का मेंबर होना चाहिए यहाँ पर। डिसिप्लिनरी एक्शन की बात करी गई तो डिसिप्लिनरी एक्शन, अगर ऐसा कोई भी सेक्सुअल हैरेसमेंट प्रूव हो जाता है तो वहाँ पर उसे प्रूवन मिसकंडक्ट माना जाएगा और उसके अकॉर्डिंग कंपनी डिसिप्लिनरी एक्शन ले सकती है। सेक्सुअल हरासमेंट के बेसिस पे क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स भी इनिशिएट करी जा सकती हैं जहाँ पर अप्रोप्रिएट लगे। एक ड्यूटी दी टू द स्टेट एंड टू द एम्प्लॉयर्स की एक मैकेनिज्म बनाए जिससे कि वाइडर डिसेमिनेशन ऑफ राइट्स एंड प्रोसीजर्स हो, सबको पता चल सके कि प्रिवेंशन ऑफ सेक्सुअल हरासमेंट राइट्स क्या हैं और क्या प्रोसीजर है अगर किसी विमेन के साथ वर्क प्लेस पे सेक्सुअल हरासमेंट होता है तो उसकी अवेयरनेस की यहाँ पर बात करी। प्रोटेक्शन अगेंस्ट विक्टिमाइजेशन, अगर कोई विमेन कंप्लेंट करती है सेक्सुअल हरासमेंट की तो उसका विक्टिमाइजेशन यहाँ पर ना कराया जाए, ये भी इंश्योर करने की ड्यूटी इस गाइडलाइंस के थ्रू सुप्रीम कोर्ट ने हमें दी। इस जजमेंट का इम्पैक्ट क्या है, तो ऑफकोर्स भंवरी देवी को जस्टिस नहीं मिला, एंड दैट इज़ द सैडेस्ट पार्ट ऑफ दिस जजमेंट कि भंवरी देवी को कोई जस्टिस नहीं मिला। बट हाँ, भंवरी देवी ने जो भी स्ट्रगल करे, जो भी पेन सहे, वॉट एवर पेन शी वेंट थ्रू, एज अ रिजल्ट ऑफ दैट justice was enhanced for a lot of women in this country. Vishakha guidelines have now been binding for over 16 years. इसी के basis पे Prevention of Sexual Harassment Act 2013 आया. This has become a landmark judgment for recognition of international rights as norms in India. This was the first judgment जहाँ पर किसी इंटरनेशनल कन्वेंशन के बेसिस पे इंडिया में नॉर्म्स बनाए गए थे और इंटरनेशनल कन्वेंशन के नॉर्म्स को इंडिया में अडॉप्ट किया गया था. सो दिस बिकेम अ वेरी वेरी ह्यूज जजमेंट. सो ऑफ कोर्स एक इंसान जिसने बहुत ज़्यादा सफ़र करा, बहुत ज़्यादा, आई मीन जस्टिस वॉज डिनाइड टू हर, जस्टिस वॉज नॉट एट ऑल डिलीवर्ड टू हर, बट एट लीस्ट that led to justice being enhanced for the rest of the women, right? So this was a very tragic story of the Vishakha judgment, a very tragic and sad story of Bhanwari Devi. But yes, this was it. But we are grateful that now we have Prevention of Sexual Harassment at Workplace Act, and that is thanks to the Vishakha judgment. अगर इस तरीके के किसी और लैंडमार्क जजमेंट को आप बहुत अच्छे से स्टोरी फॉर्मेट में समझना चाहते हैं तो लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शंस बिलो. दिस इज़ वन न्यूज़ फॉर द क्लैट पीजी एस्पिरेंट्स. तो हमारा सुपर 30 बैच जल्दी लॉन्च होने वाला है. सुपर 30 बैच क्या होता है, बेसिकली जो भी टॉप 30 स्टूडेंट्स होते हैं, एक सिलेक्शन प्रोसेस होता है जिसमें एक ऑनलाइन टेस्ट होता है विच इज़ अ मॉक टेस्ट ऑन द बेसिस ऑफ क्लैट पीजी ऑन द इन द पैटर्न विच इज़ प्रोवाइडेड इन क्लैट पीजी. तो जिस तरीके से क्लैट पीजी में मॉक होता है वैसे, मतलब क्लैट पीजी का एग्ज़ाम होता है, वैसा ही ये आपका ऑनलाइन टेस्ट मॉक टेस्ट होगा विच विल बी फॉलोड बाय इंटरव्यू. जो भी टॉप 30 स्टूडेंट्स होंगे उनको फ्री ऑफ कॉस्ट हमारे क्लैट पीजी के कॉम्प्रिहेंसिव बैच का एक्सेस मिलेगा. तो अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो अभी जाके toprankers.com पर रजिस्टर कर सकते हैं या 6363286363 पर कॉल कर सकते हैं. आई होप आपको विशाखा जजमेंट की स्टोरी पसंद आई हो. इफ़ यू लाइक इट देन प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब. लाइक तो कर दो एटलीस्ट. ये हमारे कुछ सोशल मीडिया चैनल्स हैं. दिस इज़ टेलीग्राम, इंस्टाग्राम एंड यूट्यूब. दिस इज़ अ TR लॉ कम्युनिटी. ये हमारी वेबसाइट है. दिस इज़ द ईमेल एड्रेस एंड 6363286363. दिस इज़ द कॉलिंग नंबर. ऑल राइट गाइज, टेक केयर, बाय बाय.